Welcome to our channel Easy and Deep Way. आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के अंदर हम यूनिट 2 को करेंगे, जिसमें हम लास्ट चैप्टर जो कि है स्पोर्ट्स सिस्टम ऑफ एजुकेशन उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हमने जो यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं उनमें जो एजुकेशन फिलोसफी है गांधी जी की, और उसके अलावा भी जो उसमें बाकी टॉपिक है आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, वो यूनिट 1 के अंदर आते हैं। ये ऑल इन वन की सीरीज में डाले हुए हैं, तो आप प्लीज वो भी जरूर देखिए। उनका लिंक ऊपर आपको सजेशन बॉक्स में दिया हुआ है, तब आपको ये और भी अच्छे से समझ आएंगे। फिर है आप लास्ट में हमने इसके कंसेप्ट बाइट भी डाले हुए हैं, जिसमें हमने इनके सारे के सारे कंसेप्ट बिल्कुल लाइन बाय लाइन प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो आप उस कंसेप्ट वाइज से एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The learning resources used in sport system of education is और are। तो हम पढ़ रहे हैं स्पोर्ट सिस्टम। तो स्पोर्ट सिस्टम क्या होता है कि जो एजुकेशन है उसको बेटर बनाने के लिए, इनोवेटिव बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, जिनको क्या बोलते हैं, लर्निंग रिसोर्सेज। तो कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक, यस, वर्क बुक बिल्कुल, और मल्टीमीडिया। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें in teaching learning process, importance of teaching aids could be all except। तो जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें जो टीचिंग एड्स होते हैं, जो टीचिंग एड्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे विजुअल एड हो गया, ऑडियो एड हो गया, ऑडियो विजुअल एड हो गया, जिसकी हेल्प से हम टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है। एक को छोड़ के क्या नहीं होती वो देख लेते हैं। मोटिवेशन, बिल्कुल, तो मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, जिससे हम बच्चे की परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं। फिर होता है एनकरेज ऑफ क्रैमिंग। तो क्या हम उनको ये एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि भाई रट्टे लगाओ? नहीं, ये नहीं होता। फिर है इंक्रीज इन वोकेबलरी। तो वोकेबलरी को भी हम इंक्रीज करते हैं कि भाई कैसे बच्चे में ज्यादा से ज्यादा वर्ड पावर जनरेट कर सके। और क्लैरिफिकेशन, हर एक कंसेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं और डाउट को भी क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टीचिंग एड। तो टीचिंग एड मैंने भी बताए थे कौन से होते हैं। विजुअल एड होता है, ऑडियो एड भी होता है, लेकिन लर्निंग एड नहीं होता। ऑडियो विजुअल एड भी होता है, हम आगे के करके सबको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, मैप्स, फ्लैश कार्ड, फ्लैनर बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, चाक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स एक्सेट्रा। तो मैंने सारे के सारे प्रोवाइड करवाए हैं, कोई एक आधा और होगा तो वो एक्सेट्रा में आ जाएगा। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये होते हैं विजुअल एड के, जिनको हम देख के, जैसे चार्ट्स को, पिक्चर्स को, मॉडल्स को, ऑब्जेक्ट्स को हम देख कर समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें which among the following is not a type of teaching aid which involve the sense of hearing as well as vision। तो मतलब जो हमारे टीचिंग एड होते हैं कौन से थे, जो ऑडियो प्लस विजुअल एड दोनों होते थे, उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता। जो टेलीविजन है वो ऑडियो में होता है, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन जो रेडियो होता है उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? ये विजुअल एड में, सॉरी ऑडियो एड में आएगा। टेलीविजन, ऑडियो विजुअल दोनों में। फिल्म प्रोजेक्टर भी जो होता है वो भी ऑडियो विजुअल होता है, और फिल्म स्ट्रिप्स भी दोनों होते हैं, लेकिन रेडियो क्या होता है? सिर्फ ऑडियो एड होता है। तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें Dash is used as a standard source of information for the formal study of a subject। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए फॉर्मली, कि हम अपने सेल्फ से भी उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा सोर्स? तो हमने रिसोर्सेज पढ़े थे जो स्पोर्ट्स सिस्टम में होते हैं, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, मल्टीमीडिया, वीडियोस। तो उसमें से जो स्टैंडर्ड, जो फॉर्मल होता है, जो हम कहीं भी किसी भी टाइम सेल्फ से पढ़ सकते हैं, वो कौन सा होता है? टेक्स्ट बुक होता है। टेक्स्ट बुक्स के जरिए हम खुद से भी किसी भी टाइम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वर्क बुक क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे कि भी कैसे एक प्रैक्टिस होती है, ये मल्टीमीडिया अलग अलग चीजें यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टेक्स्ट बुक इज सेड टू बी द टीचर इन प्रिंट। मीन्स मतलब टेक्स्ट बुक को क्या माना जाता है कि टीचर इन प्रिंट, मतलब जो कोई टीचर होता है वो अपने थॉट्स को, थिंकिंग को, सारी चीजों को प्रिंटिंग फॉर्म में दे देता है, और बच्चे उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, प्यूपिल स्टडी फ्रॉम
बुक बाय ओन की मतलब टीचर की प्रेजेंस में पढ़ सकते हैं वो, नहीं, प्रेजेंस में नहीं होता, वो किस में होता है, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर प्यूपिल स्टडी फ्रॉम बुक्स बाय ओन। कि अगर मान लो टीचर नहीं है, अगर आप अब करंट सिचुएशन में देखो तो अब आपके स्कूल कॉलेजेस खुल नहीं रहे हैं, तो आप टीचर्स की एब्सेंस में भी टेक्स्ट बुक्स के जरिए आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। थर्ड में क्या है फिर, इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर प्यूपिल स्टडी फ्रॉम बुक्स फ्रॉम पेरेंट्स, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, खुद से भी पढ़ सकते हैं, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, द रीजन विच मेक गुड टेक्स्ट बुक एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ द स्टडी एंड टीचिंग इज और आर। तो क्या कारण है कि जो गुड टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक होती है, जो अच्छी टेक्स्ट बुक होती है, उसको इंडिस्पेंसेबल पार्ट मतलब एक जरूरी हिस्सा माना जाता है स्टडी का। देख लेते हैं, प्रोवाइडिंग बेस फॉर बोथ द टीचर एंड द प्यूपिल। जो अच्छी टेक्स्ट बुक होती है, गुड टेक्स्ट बुक होती है, उससे बच्चे का यानी कि स्टूडेंट, प्यूपिल का और टीचर का दोनों का बेस बन जाता है। तो मतलब अगर हमारा बेस क्लियर है, हमारे कंसेप्ट क्लियर है, तो हम कोई भी चीज इजीली कर सकते हैं। फिर है प्रोवाइडिंग लॉजिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल। बिल्कुल, तो जो भी मटेरियल होता है उसमें लॉजिक होता है, ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ स्टोरीज है, नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब काफी डीप में भी वो होता है। हेल्पिंग द टीचर प्यूपिल्स एंड सेल्फ टीचिंग, टीचर को भी हेल्प करते हैं, प्यूपिल्स को भी, और सेल्फ टीचिंग में भी ये हेल्पफुल होती है गुड टेक्स्ट बुक। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, अ बुक डिजाइन्ड to guide the work of student by inclusion of questions, exercises or a book in which a record is kept of work completed or planned is called। यानी कि वो कौन सी कौन सी बुक होती है जिसमें क्या होता है, बच्चों को, जैसे अब बुक्स घर से हो स्कूल में, स्कूल से घर पे कैरी नहीं करनी पड़ती, उसमें क्या होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जो बच्चा क्या होता है स्कूल में ही कंप्लीट कर लेता है और फिर उसको होमवर्क के लिए घर तक ले जाने की जरूरत नहीं होती, और ये हायर लेवल पे नहीं होती, ये छोटे लेवल पर ही होती है, तो उसको बोलते हैं वर्क बुक, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट वर्क बुक्स। तो वर्क बुक्स के रिगार्डिंग में क्या चीज गलत हो जाएगी वो देख लेते हैं। वर्क बुक कैन बी यूज फॉर ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, हाँ, जो छोटे लेवल पे है वो हर सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल होती है। फिर है, वर्क बुक्स कैन बी डिजाइंड एज पर नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास। बिल्कुल, तो बच्चों की स्टूडेंट जरूरतों के लिए कि कैसे उनका बर्डन कम किया जाए, कैसे उनकी लर्निंग को एनहेंस किया जाए, वो डिजाइन की जाती है। फिर है, देयर इज नीड टू कैरी एक्स्ट्रा नोटबुक। तो वर्कबुक से क्या एक्स्ट्रा नोटबुक कैरी करने की जरूरत है, नहीं, देयर इज नो नीड टू कैरी एक्स्ट्रा नोटबुक, तो ये गलत हो जाएगा। वर्कबुक हैव ग्रामर एक्सरसाइज, प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी, रीडिंग एटसेट्रा। बिल्कुल, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, जो कि गलत है, हमें जरूरत नहीं होती कोई एक्स्ट्रा नोटबुक की। नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वर्कबुक। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पता चल जाएंगे आपको, देख लेते हैं। थ्रू वर्कबुक स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। क्या जो वर्कबुक है उससे अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर है, वर्कबुक कॉजेज लेस प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग द बुक्स होम टू कंप्लीट देयर होमवर्क। बिल्कुल, हमने डिस्कस किया था कि भाई बच्चे को होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बुक्स को घर पे लाने की जरूरत, क्योंकि आजकल इतने सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, उसके पार्ट्स होते हैं, ग्रामर के अलग, तो बच्चों के पास इतना मटेरियल हो जाता है कि वो नोटबुक अलग प्रिपेयर करता है, रफ बुक अलग प्रिपेयर करता है, और जो बुक्स होते हैं वो लोग, तो वो अब उसका बर्डन कम हो जाता है, उसको जरूरत नहीं होती नोटबुक्स कैरी करने की, वो स्कूल का काम स्कूल में करके छोड़ देता है। फिर है, वर्कबुक्स आर यूज्ड फॉर मिडिल स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल ओनली, नोट फॉर हायर स्कूल। बिल्कुल, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम कि ये मिडिल स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल में यूज होती है, हायर जो एजुकेशन होती है उसमें ये अलाउड या फिर अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। फिर वर्क बुक्स आर यूजुअली स्मॉलर एंड लाइटर देन टेक्स्ट बुक। बिल्कुल, वो लाइटर और स्मॉलर भी होती है। नेक्स्ट है, द कंटेंट दैट यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट कंटेंट फॉर्म सच एज ऑडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, एनिमेशन एटसेट्रा। तो ये देखो, आप नाम से ही पता चलता है कि जिसमें ऑडियोज भी होती है जिसको हम सुन सकते हैं, टेक्स्ट भी होता है जिसको हम रीड कर सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, वीडियोस, एनिमेशन, तो वो किस में होती है, वो मल्टीमीडिया के अंदर होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इसमें,
Which of the following is or are importance of multimedia in today's society and school और in education? मतलब आजकल जो मल्टीमीडिया है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं देख लेते हैं। मल्टीमीडिया मेक एजुकेशन इजी एंड अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल। तो हम पिक्चर्स के जरिए, इमेजेस के जरिए, वीडियोस के जरिए हम किसी भी चीज को इजीली समझ सकते हैं। इट इज हेल्पफुल टू टीच कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, बिल्कुल। मतलब कोई चीजें होती है, जैसे साइंस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं या मैथ में कुछ ऐसी चीजें वो समझ नहीं आती बिना देखे, तो हम उसको लाइव देख के कि ये कैसे होता है प्रैक्टिकली देख के कर सकते हैं। तो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी ईजी बना देती है। मल्टीमीडिया यानी कि टेक्नोलॉजी जो भी हम यूज कर रहे हैं आजकल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑनलाइन सारी चीजें, डेवलप टू सपोर्ट इन एजुकेशन, बिल्कुल। तो एजुकेशन में तो ये हम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ चुके हैं आईसीटी के अंदर कि भाई जो हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पर है, उसका लिंक भी ऊपर दिया हुआ है सजेशन बॉक्स में, प्लीज वो भी देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, यूजेस, टूल्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया अमंग द फॉलोइंग। तो मल्टीमीडिया की एक एडवांटेज नहीं है, यानी कि डिसएडवांटेज है इसमें और कुछ एडवांटेज है। देख लेते हैं कौन सी नहीं है। मल्टीमीडिया इंक्रीजेज लर्निंग इफेक्टिवनेस, दैट इज लर्निंग बिकम्स एंटरटेनिंग, बिल्कुल। तो मल्टीमीडिया से क्या होता है, जो लर्निंग है वो एंटरटेनिंग बन जाती है, बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं चीजों को, मतलब ऐसे लगता है उनको कि भाई वो स्टडी नहीं कर रहे, वो सिर्फ कोई भी मूवी या फिर पिक्चर्स देख के इंटरेस्टिंग बन जाती है। फिर है अवेलेबल एट होम एंड इजी टू एक्सेस, बिल्कुल। हमें पढ़ाई के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, तो हम घर पर ही इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब इस टाइम पे आपको और भी अच्छे से इसकी वैल्यू समझ आई होगी। फिर है इंक्रीज ट्रेनिंग कॉस्ट, स्पेशल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो क्या इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। भाई चीज़ों को, भाई अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए डाटा अवेलेबल होना चाहिए, वो भी कॉस्टली होता है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जो भी सारे के सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आईसीटी की वीडियो में। तो ये गलत हो जाएगा, ये एडवांटेज नहीं होती इसकी। और हमें नॉलेज भी होनी चाहिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। फिर इट इज़ मोर अपीलिंग दैन लेक्चर बेस्ड लर्निंग मेथड, बिल्कुल, कि भाई जो लेक्चर बेस्ड मेथड है उससे ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब बेनिफिशियल होती है ये, ठीक है। ऑप्शन जी इसमें गलत है। नेक्स्ट है इसमें, अ टेक्स्ट बुक मे बी डिस्क्राइब्ड एज द सेंटर ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव विच एडवांटेज। तो अब जो टेक्स्ट बुक हमने पढ़ा था, जिसको क्या माना जाता है, सेंटर ऑफ इंस्ट्रक्शन माना जाता है, क्योंकि वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हम अपने ही वे में उससे पढ़ सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अ गुड डील ऑफ क्रेडिट वोकेबलरी, बिल्कुल। तो वोकेबलरी हमारी क्या हो जाती है, उससे एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। इट प्रोवाइड्स इजी लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, बिल्कुल, हम किसी भी लैंग्वेज में कोई भी बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। फिर है इट इज़ एन एड बोथ फॉर टीचर एंड द लर्नर, बिल्कुल। तो ये भी इसके एडवांटेज है, ये टीचर और लर्नर दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन concerning the relevance, effectiveness, efficiency, and impact of activities in the light of specific objective is or are called। मतलब उसने क्या कह रहा है वो, कि जो ऑब्जेक्टिव जो हम करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हम इफेक्टिवनेस देखते हैं, भी कितना इफेक्टिव है, बच्चे को कितना समझ आया, कहाँ तक उसकी क्या क्या उसमें वीकनेसेस है, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, वो देखते हैं। उसकी क्या चीज है जिसमें हम वो हेल्प मिलती है, तो वो किस चीज में हेल्प मिलती है हमें, इवेल्युएशन। हाँ, हम बच्चे को इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएशन भी हम असेसमेंट वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। भाई हम टेस्ट लेते हैं, बच्चे को टेस्ट करते हैं, फॉर्मेटिव भी हो सकते हैं, समेटिव भी हो सकते हैं, और उसको क्या करते हैं, ग्रेड मार्क्स देते हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट करना है तो आप प्लीज असेसमेंट की वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग में क्या होता है, भी बच्चे की बिल्कुल डे टू डे मॉनिटरिंग की जाती है, समझते हैं कि भाई हाँ कैसे बच्चे को चीजें समझानी है और कैसे उसकी वीकनेस को ओवरकम करना है। तो दोनों की दोनों चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन टुगेदर प्रोवाइड्स द नेसेसरी डाटा विच इंक्लूड। तो क्या इंक्लूड होता है जब हम मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन करते हैं, टू गाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू डिजाइन, बिल्कुल। तो हम मॉनिटर करने के लिए एक प्लानिंग करते हैं कि भाई क्या चीजें हमें, क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है। इम्प्लीमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल। तो प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्शन करते हैं। टू एलोकेट एंड री एलोकेट रिसोर्सेज इन बेटर वे। एलोकेट मतलब एक बार समझा लिया, अगर नहीं वो क्लियर है तो उसको फिर से हम री एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे जो कि सारे के सारे डाटा नेसेसरी होते हैं। नेक्स्ट है इसमें,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मॉनिटरिंग मेथड। तो मॉनिटरिंग मेथड कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं और क्वालिटी ऑडिट करते हैं। ये सेंट्रल लेवल पे भी हो सकता है, स्टेट लेवल पे भी हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, चीजों को इंस्पेक्शन करते हैं और सैंपल चेक करते हैं कि भाई कितनी चीजें समझ आई, क्या क्या उसके सैंपल टेस्ट लेंगे कि भाई कितनी उसमें प्रोग्रेस है, कितनी नहीं है, वो चीजें देखेंगे। फिर है ऑनलाइन सेंट्रल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो अगर कोई चीज अगर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं मॉनिटरिंग भी और इवैल्यूएशन भी। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे इसके मेथड्स। तो इससे आपके मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर है इसमें सेकंड लास्ट, द स्टेट गवर्नमेंट रोल फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल इंक्लूड ऑल। तो यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट अभी हमने पढ़ा था, इसमें क्या है, सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका क्या रोल होता है, मॉनिटरिंग करते हैं जब वो स्कूल्स की, तो क्या क्या इंक्लूड करते हैं और क्या नहीं करते वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्टिव डिस्क्लोजर। बिल्कुल, तो वो उनको इन्फॉर्मेशन का राइट होता है कि भाई कहीं से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उसको डिस्क्लोज करें या ना करें, वो भी उनकी जिम्मेवारी होती है। फिर है ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी कि जो भी उनके जो परेशानियां होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका रिड्रेसल यानी कि सोल्यूशन करना। फिर है फिजिकल एंड फाइनेंशियल ऑडिट। तो बिल्कुल वो फिजिकली और फाइनेंशियली हर चीज में उसको चेक कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। फिर है नॉन विजिलेंस। विजिलेंस क्या होता है, जागरूकता। तो नॉन विजिलेंस नहीं आएगा, इसमें आएगा विजिलेंस। तो ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा। वो विजिलेंस करते हैं, वो जागरूक करते हैं सभी को उसके प्रति, उसको एनहेंस करने के लिए, ठीक है। लास्ट है इसमें, वन इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज अमंग द फॉलोइंग। तो डिसएडवांटेज कौन सी नहीं है, मतलब एक बाकी है, एक इसमें एडवांटेज है। देख लेते हैं, नॉट ऑलवेज कंपैटिबल। बिल्कुल, तो जो मल्टीमीडिया हर जगह कंपैटिबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है, प्रोफेशनल की जरूरत होती है, कॉस्टली भी होता है, ठीक है। फिर है लेस एक्सपेंसिव। तो क्या ये लेस एक्सपेंसिव होता है, नहीं, तो ये इसकी डिसएडवांटेज नहीं है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है नॉट ऑलवेज इजी टू कॉन्फ़िगर। बिल्कुल, तो हर जगह इसको नहीं कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। रिक्वायर स्पेशल हार्डवेयर। बिल्कुल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। लेस नहीं, ये मोर एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब करते हैं इसके कंसेप्ट बाइट शुरू। टेक्स्ट बुक, सबसे पहले देखते हैं हम टेक्स्ट बुक। तब हम थोड़ा सा इसका पढ़ चुके हैं। देखते हैं कि टेक्स्ट बुक क्या होता है। टेक्स्ट बुक कंटेन्स सिलेक्टिव एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। टेक्स्ट बुक इज सिंपल टू बी अंडरस्टैंड बाय द इंटेंडेड लर्नर। तो जो इंटेंडेड मतलब जो चाहता है, अपनी इच्छा से, वॉलंटरी होती है ये, कोई नॉन वॉलंटरी इस पे फोर्स नहीं होता। टेक्स्ट बुक इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मल स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। जैसे कोई ईवीएस की बुक हो गई क्लास 5th के लिए, ऐसी बहुत सारी जो बुक्स है वो सभी के लिए एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें सारे सोर्सेज, सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। इट इज ए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। बिल्कुल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ये स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। टेक्स्ट बुक इज सेड टू बी द टीचर इन प्रिंट। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ टीचर पीपल स्टडी फ्रॉम बुक्स बाय ओन। अगर टीचर नहीं भी है तो भी हम अपनी बुक से खुद पढ़ सकते हैं, जैसे अब करंट सिनारियो चल रहा है। फिर है इट डिफर्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी बुक एज इट कंबाइंस टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स। तो ये ऑर्डिनरी जो भी बुक्स मिलती है मार्केट में उससे अलग होती है, क्योंकि इसमें टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स होती है, कैसे स्टडी किया जाता है, एक करिकुलम होता है, पर्टिकुलर कंटेंट्स होते हैं, सिलेबस होते हैं, ठीक है। आगे है यूजेस और एडवांटेजेस। तो हेल्पिंग द टीचर, तो टीचर को कैसे हेल्प करती है देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक आर हेल्पफुल फॉर टीचर बिकॉज द टीचर कैन प्लान हिज डे टू डे टीचिंग। बिल्कुल, तो टेक्स्ट टीचर क्या होता है, क्लास में लेसन प्लान पहले ही तैयार कर लेता है कि भाई आज बच्चों को क्या पढ़ाना है। जैसे हम पहले से स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कैसे करवाना है। फिर है दे सजेस्ट एक्टिविटीज टू बी टेकन अप इन द क्लासरूम। बिल्कुल, एंड आउटसाइड एट होम फॉर वर्क। तो मतलब घर के लिए भी क्या होमवर्क देना है बच्चे को, क्या मतलब एक्सरसाइज होती है, इसके अंदर सारी चीजें होती है, तो इसमें भी हेल्पफुल होती है। द टेक्स्ट बुक कैन बी यूज टू हेल्प द टीचर इन फाइंडिंग आउट द आइडियाज। बिल्कुल, कि बच्चे जो टीचर है वो अगर टीचर को सारी चीजें पता होंगी तभी वो बच्चे को समझाएगा, तो नए नए आइडियाज ढूंढता है कि भाई हाँ कहाँ से चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर है हेल्पिंग द प्यूपिल्स। प्यूपिल्स को भी कैसे हेल्प करती है, यानी कि स्टूडेंट्स को। टेक्स्ट बुक इज यूज्ड एज द मोस्ट एक्सेसिबल गाइड, रेफरेंस बुक एंड ऑल टाइम कंपेनियन फॉर द प्यूपिल। तो कंपेनियन यानी कि साथी, भी हर टाइम पर वो उसके साथ रह सकती है, कभी भी उसको पढ़ सकता है। ही मेक यूज ऑफ इट टू प्रिपेयर
फॉर लर्निंग इन क्लासरूम, पीपल डज असाइनमेंट एट होम विद देयर हेल्प। बिल्कुल, तो घर के लिए असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से। हेल्पिंग सेल्फ टीचिंग में भी हेल्प करती है, बिल्कुल, तो खुद से बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। और इसमें बताया गया कि अ गुड टेक्स्ट बुक प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट इलिटरेसी एट होम, यानी कि जो स्कूल नहीं जा सकते वो भी, जो उनको क्या मान इलिटरेट नहीं, ऐसा नहीं है कि हम घर पे बैठ के भी, हमें इंश्योरेंस सेफ्टी होती है कि हम स्टडी कर सकते हैं। फिर है प्रोवाइडिंग बेस फॉर बोथ टीचर एंड पीपल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर है प्रोवाइडिंग लॉजिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, तो बिल्कुल जैसे टीचर के लिए गाइड होती है, वर्कशीट का काम करते हैं, सीडीज होती है, वीडियोज होती हैं, इससे हमें डायरेक्शंस मिलती है कि जिसमें लॉजिकल और कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है इसमें क्राइटेरिया फॉर अ गुड टेक्स्ट बुक, तो गुड टेक्स्ट बुक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें होती है। क्लियर एंड एक्सप्लेनेटरी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होती है, कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, हम कोई भी चीजें उसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अप टू डेट होती है, बिल्कुल हर एक चीज जो सिलेबस है वो रिवाइज होता रहता है और अपडेट होता रहता है। फ्री फ्रॉम एरर्स नहीं होते उसमें किसी भी तरह के, मतलब ऐसा होता है कि भी कोई भी चीजें, तभी कोई बुक अच्छी गुड टेक्स्ट बुक मानी जाती है जब उसमें सारी की सारी चीजें ट्रुथ के बेसिस पे इंक्लूड होती है। ठीक है, वेल इलस्ट्रेटेड होती है, बिल्कुल, मतलब उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, फोटोग्राफ्स हो सकती है, मैप्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, डायग्राम्स भी हो सकते हैं। और जो इलिस्ट्रेशन होते हैं वो वेल चूजन विद मेन थीम, तो वो मेन थीम के अकॉर्डिंग ही चूज किए जाते हैं ताकि बच्चों को समझ आए और टीचर उसको इजिली समझा सके। फिर ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है, बिल्कुल, तो मेन फोकस क्या होता है उसका, स्टूडेंट्स के ऊपर ही होता है, भी कैसे उसकी एज के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जा सके। ठीक है, आगे है सुटेबल लैंग्वेज होती है, बिल्कुल हम अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हैं। सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव होती है, बिल्कुल, क्योंकि हम अपनी चॉइस होती है, हम कोई भी बुक अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और वो बुक गुड तभी मानी जाती है, अच्छी तभी मानी जाती है जब वो सिंपल, अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग हो। फिर कंटेनिंग अ सब्जेक्ट इंडेक्स, बिल्कुल, इंडेक्स से हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ कौन सा टॉपिक कहाँ पर है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चंस भी होते हैं, प्रैक्टिस सेट भी होते हैं उसके एंड में। प्रमोटिंग ग्रुप एफर्ट, बिल्कुल, गुड टेक्स्ट बुक से क्या है, अगर हमें कोई चीजें नहीं आती तो हम ग्रुप्स में अपने पीयर्स के साथ मिलके, अपने टीचर्स के साथ मिलके, जब अगर हमें कोई मॉडल तैयार करना है, चार्ट तैयार करना है, तो आपस में ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, अ टेक्स्ट बुक इज अ जनरलाइजेशन बट कैन नॉट मीट द नीड्स ऑफ एवरी क्लास। हाँ, सबके लिए होती है लेकिन हर क्लास, यानी कि अगर कोई 5th क्लास की बुक है तो वो 5th क्लास के बच्चों के लिए ही होगी, 6th 7th या हायर क्लास के लिए नहीं होगी, मतलब सबके लिए है। लेकिन एक इसको डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है ऑडियोज का, टेक्स्ट का, इमेजेस का, वीडियोस का और एनिमेशन का। जैसे एग्जांपल है इसमें, अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन विल हैव ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स, सीडीज, डीवीडीज आर ऑफन कंसिडर्ड टू बी मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स। ठीक है, वेबस्टर की जो डेफिनेशन है वेबस्टर डिक्शनरी में, अ टेक्निक और मेथड्स सच एज कंबाइनिंग ऑफ साउंड्स, वीडियोज एंड टेक्स्ट फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज, कैसे, जैसे कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट में और आर्ट में हेल्प करते हैं, इन विच सेवरल मीडिया आर एम्प्लॉयड यूजिंग सच अ टेक्निक, तो अलग अलग टेक्निक को यूज करके अलग अलग मीडिया यूज होता है जिसमें साउंड्स, वीडियो और टेक्स्ट होते हैं, उसे क्या बोला गया, मल्टीमीडिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस क्या होती है मल्टीमीडिया की, ह्यूज डिमांड। आजकल जो भी करंट सिनारियो है इसमें इतना चेंज हो गया, भी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सारे ऑनलाइन ही स्टडी करेंगे और आगे जाके भी इसका फ्यूचर सब कुछ बढ़ने वाला है, तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है। फिर हेल्पफुल टू टीच कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, बिल्कुल हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को वीडियोस के थ्रू, मैप्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू समझाने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि थियोरेटिकल वर्क से ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क हेल्पफुल होता है। स्पोर्ट इन एजुकेशन, बिल्कुल, कैसे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है वो एजुकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। मेक एजुकेशन इजी एंड अंडरस्टैंडिंग, फोटोग्राफ्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, ऑडियो वीडियो, इनके थ्रू जो एजुकेशन है वो बहुत इजी और अंडरस्टैंडिंग होती है। एडवांसमेंट इन फ्यूचर, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, इस बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि आगे आगे जैसे अभी करंट सिनारियो है कोरोना वायरस की वजह से, उसकी वजह से भी सारी चीज़ें, हम स्कूल कॉलेजेस में जाना पॉसिबल नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, घर से ही पढ़ेंगे, ऑनलाइन ही एग्जाम देंगे, ऑनलाइन ही सब कुछ करेंगे, तो इसलिए आगे फ्यूचर में भी इसके एडवांसमेंट होने वाली है।
ठीक है। नेक्स्ट है वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है, जिसमें सारे की सारे प्रैक्टिकल्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, जिसको बच्चा स्कूल में ही खत्म कर लेता है और घर पे नोटबुक कैरी करनी नहीं पड़ती। तो ये क्या है, एक अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा लाया गया था, इन विच पेपर बैक टेक्स्ट बुक इशूड to students. These books usually have practice problems and the answers can be written directly in the books. बिल्कुल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या है कि सारे के जो आंसर्स होते हैं हम डायरेक्टली बुक्स में ही कर सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा नोटबुक, एक्स्ट्रा रफ बुक बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही इनको कैरी करने की जरूरत है। वर्कबुक कैन बी यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। बिल्कुल आजकल हर सब्जेक्ट के लिए यूज है, लेकिन ये सिर्फ मिडिल और एलिमेंट्री स्कूल में है, ना कि हाई स्कूल में। दे कैन बी डिजाइंड एज पर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। बिल्कुल ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दे मे हैव ग्रामर एक्सरसाइज। क्या क्या होता है उसमें, ग्रामर एक्सरसाइज हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, वोकेबलरी हो सकती है, बच्चे की वोकेबलरी इंक्रीज करने के लिए रीडिंग और साइंस वर्क हो सकता है, प्रैक्टिकल फाइल हो सकती है। तो इस क्या कह सकते हैं, देयर इज नो नीड टू कैरी एक्स्ट्रा होमवर्क फॉर एक्स्ट्रा नोटबुक फॉर होमवर्क। ठीक है, फिर देखते हैं इसके एडवांटेजेस। These are often used for middle school and elementary school. तो ये elementary school और middle school के लिए यूज की जाती है। They are preferred because students can directly in their books and eliminating the needs of copying questions from a textbook. बिल्कुल मतलब बच्चों को मतलब क्वेश्चन उतारेगा, फिर उसके आंसर लिखेगा, इससे टाइम भी सेम होगा, पेपर वर्क भी सेव होगा और बच्चों के लिए भी एफिशिएंट होगी। This workbook normally cover important concepts and questions related to subjects. Workbooks are used for solving extra problems. बिल्कुल concepts which students have already studied from textbook. जो टेक्स्ट बुक से पढ़ के उसको वर्कबुक में डायरेक्टली उनको सॉल्व कर सकते हैं। वर्कबुक आर यूजुअली स्मॉलर एंड लाइटर देन टेक्स्ट बुक। बिल्कुल तो ये टेक्स्ट बुक से स्मॉलर भी होती है और लाइटर भी होती है। दिस कॉज लेस प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक फॉर होम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अडेज इलेक्ट्रॉनिक वर्कबुक्स बीइंग यूज्ड व्हिच कैन बी यूज्ड ऑन कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, पीडीएफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, बताया गया कि क्योंकि देखो सब कुछ आजकल मल्टीमीडिया के थ्रू होने जा रहा है ऑनलाइन, तो ये कंप्यूटर, लैपटॉप, पीडीएफ में भी अवेलेबल हो सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड इंप्रूव राइटिंग स्किल्स इन एक्चुअल एग्जाम्स। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने में भी हेल्प मिलती है और प्रैक्टिस के लिए भी हेल्पफुल होती है। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे टॉपिक आपको समझ आए होंगे। प्लीज इन्हें सभी के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।